चलिए आज हम लोग 11th क्लास में फिजिक्स में एंगल ऑफ रिपोज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी कहते हैं। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या होता है, अच्छा से समझना है, आराम से समझना है। जैसे कि देखिए नीचे तक तो दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, अच्छी बात है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। कौन सा प्लेन? हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज तल। क्षैतिज तल। ठीक है, एक प्लेन और लेना है। किस पर? हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर एक प्लेन और रख लें, ये वाला दूसरा प्लेन है, ठीक है। और इस प्लेन पर हम एक वस्तु रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं। डस्टर नहीं रखा है, मान इस पर एक कलम ही रखे। अभी कलम जो है स्लाइड कर रहा है, नहीं, धीरे धीरे इसको ऊपर ले जाना है। देखिए स्लाइड किया, नहीं। अभी स्लाइड किया, नहीं। बोलते जाना है, स्लाइड किया, स्लाइड किया। देखिए यहाँ पर लाए तो स्लाइड कर गया। मतलब अब इतना ऊपर लाए तो स्लाइड कर गया है। तो देखिए ये तो प्लेन दूसरा प्लेन हो गया, समझे? यानी इस प्लेन पर ऑब्जेक्ट हम रखते हैं और धीरे धीरे ऊपर करते जाते हैं, एंगल को इंक्लाइन करते जा रहे हैं। इस एंगल पर, जिसको हम अल्फा मानते हैं, यानी अल्फा एंगल पर ऑब्जेक्ट जस्ट क्या होता है? स्लाइड करने लगता है। तो इस अल्फा एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। बात समझ में आ गया? यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? एंगल बिटवीन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विथ द हॉरिजॉन्टल प्लेन at which the object is just to move downward and just to slide down, है ना? यानी क्षैतिज तल से वह इंक्लाइनेशन कोण, वह क्या है? इंक्लाइनेशन कोण जिस पर वस्तु ठीक नीचे की ओर क्या होता है? स्लाइड करने वाला होता है। समझ में आया? नहीं समझे? इसको कौन सा प्लेन बोलेंगे? इंक्लाइन प्लेन। कौन सा प्लेन? इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पर ये जो अल्फा है वो क्या कराएगा? एंगल ऑफ रिपोज कराएगा। क्यों कराएगा एंगल ऑफ रिपोज? क्योंकि इस कोण पर ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? स्लाइड करने लगेगा। स्लाइड क्या हुआ? करने लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि क्षैतिज से किसी तल का वह मिनिमम, वह न्यूनतम इंक्लाइनेशन एंगल जिस पर वस्तु की नीचे की ओर स्लाइड करने वाला होता है। जिस पर वस्तु ठीक नीचे की ओर स्लाइड करने वाला होता है। इससे थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो सर्कल नीचे आ जाएगा। इसको हम एंगल ऑफ रिपोज करेंगे। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब इसमें होता क्या क्या है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफिनेशन तो बड़ा आसान है, सब समझ लीजिए, कोई दिक्कत? अब देखिए इस वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं यम है, तो भार क्या होगा? mg। अब भार किधर लगेगा? नीचे की ओर। ये हुआ mg। बढ़िया से समझना है, नीचे की ओर ये भार होगा। इससे थोड़ा और लंबा से खींच देते हैं, ये हो गया mg। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्लाइड इधर की ओर करेगा ना, तो घर्षण बल किधर लगेगा? इधर की ओर लगेगा। ये घर्षण बल हो गया यह, क्या हो गया? यह फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? हमेशा तल के परपेंडिकुलर होता है। जिस तल पर लिया गया उसके परपेंडिकुलर, सीधा है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर।
ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन आर हो गया। क्या हो गया आर। चलिए यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचते हैं, मतलब इधर जस्ट स्लाइड करने वाले हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। ये क्या हो गया इधर क्यों हो गया फ्रिक्शन फोर्स। इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम क्या हो गया सी रख देते हैं। क्या समझे? सबसे पहले भार क्या है यहाँ पर, जिसको हम वेट कहते हैं, वेट है mg। क्या है mg, किधर वर्टिकली डाउनवार्ड। दिशा क्या होगा इसका वर्टिकली डाउनवार्ड, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? वेट हमेशा नीचे की ओर। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन आर है। ये किधर है, ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी, यानी हिंदी बोल से तल ए बी के लंबवत। तल ए बी के क्या है लंबवत, नॉर्मल रिएक्शन आर है। फ्रिक्शन फोर्स किधर है, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा ये किधर है बता सकते हैं, एलॉन्ग ए बी, यानी ए बी के अनुदिश। किधर है ए बी के अनुदिश से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कितना बात समझ में सबको आ रहा होगा। अब बताइए कौन किसको बैलेंस करेगा। इसको आगे जैसे बढ़ाते हैं, इसको डॉट 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 आगे बढ़ा देते हैं, तो थोड़ा सा समझना है। इसको और ऐसे ला रहे हैं डॉट डॉट करके। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करना है। क्या करना है, ये एंगल अल्फा हो रहा है, ठीक, ये एंगल कितना होगा बता सकते हैं? ये एंगल अल्फा हो रहा है, ये भी एंगल क्या होगा अल्फा ही होगा। कोई दिक्कत? अब कैसे होगा, कैसे होगा समस्या तो है, तो समस्या है तो उसका समाधान भी है। देखिए ये वाला, इसको समाधान करने के लिए इसको और आगे बढ़ा दीजिए। इसको और आगे यहाँ तक बढ़ा दीजिए। ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये ए राइट एंगल ट्रायंगल। सुनिए पहले, इसको यहाँ से समझना पड़ेगा। जब पूछ दिए तो बताना मेरा कर्तव्य है। और है सिविनोवेटिव क्लासेस, तो एक चीज समझाना भी जरूरी है। ये आर है, ये एंगल अल्फा है, ठीक है। अब बताइएगा यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर है, जानते हैं ना, क्योंकि ये जो होता है प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है ना आर, तो इधर 90 इधर भी पूरा क्या होगा 90। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ये वाला कोण को मान लेते हैं, कुछ मानते हैं x मान लेते हैं और यहाँ पर यम मान लेते हैं, तो अल्फा प्लस x प्लस यम भी पर 90 हो जाएगा, 90 बराबर 180। या सिंपल है कि अल्फा प्लस x बराबर 180 होगा, सॉरी 90 होगा। कैसे? यहाँ से ए एम और पी, त्रिभुज ए एम पी में
ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों जोड़ पर 90 नहीं आएगा। अल्फा प्लस एक्स, अल्फा प्लस एक्स क्या होगा 90, समझे। दूसरी बात देखिए, अब इस छोटा सा ट्रायंगल में आइए, छोटा ट्रायंगल दिख रहा है ना, यहाँ पर 90 है, तो ये दोनों जोड़ने पर भी 90 होगा। कौन कौन, ये वाला तो x है और ये वाला एंगल, दोनों जोड़ने पर कितना होगा 90। तो क्या इसका नाम मान लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, तो ये इसको मानते कोण यम प्लस एक्स बराबर 90, यम प्लस एक्स बराबर क्या होगा 90। तो बताइए अल्फा प्लस एक्स बराबर 90, एम प्लस एक्स बराबर 90, तो अल्फा यम के बराबर होगा कि नहीं होगा, समझे। अब यहाँ पर देखिए अलग फिगर क्यों बनाए थे, क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट है इस पर नहीं, अलग से है। जब ये दोनों पैरेलल है तो दोनों लाइन एक ही है एंगल के व्यू से, समझ रहे हैं। दोनों लाइन क्या है, एक ही। जैसे कि ये दो लाइन पैरेलल चल रहा है, देखिए ये दोनों चल रही नहीं करते, ये दोनों लाइन पैरेलल चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है, पैरेलल। तो देखिए जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ पर भी होगा। यहाँ भी बात वही है कि ये लाइन पैरेलल, दोनों क्या है, जो एंगल यहाँ बनाएगा, इस लाइन जो बनाएगा वही एंगल ये लाइन भी बनाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये भी अल्फा होगा, जब ये अल्फा हुआ तो इसके सामने वाले ये क्या होगा, अल्फा होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली क्या होगा, अपोजिट एंगल। कोई दिक्कत। अब बताइए ये r है तो ये होगा r cos अल्फा, पढ़े होंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या पढ़े थे कि जिधर एंगल बनता है उधर cos लगता है, जिधर एंगल नहीं बनता उधर sin। तो ये r है तो ये r cos अल्फा होगा। इसको हम क्या लिख देंगे, जी हाँ इसको लिखना है, ये हो गया r cos अल्फा। तो बताइए r cos अल्फा बराबर mg होगा, आपने सामने है, जितना नीचे उतना ऊपर, क्योंकि यहाँ रुका हुआ भी है। तो r cos अल्फा बराबर mg, ये mg है तो ये क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या पढ़ना है, ये तो हो गया ना, r cos अल्फा बराबर mg। नेक्स्ट क्या निकालना है बताइए तो, ये m है, तो यह बराबर तो होता है umg। अच्छा ठीक है, ये mg है तो ये वाला क्या होगा, ये वाला क्या होगा बताइए तो, ये होगा mg cos अल्फा, क्योंकि यहाँ पर जिसके साथ एंगल अल्फा बन रहा है mg cos अल्फा, और ये क्या होगा mg sin अल्फा। नहीं समझ रहे हैं क्या, आप लोगों को पढ़ाया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ऐसे लाइन है और यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, थीटा ये r है, इधर होगा r cos थीटा, इधर क्या होगा r sin होता है ऐसा। यहाँ पर भी देखिए ये वाला, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर यहाँ पर है, और ये वाला एंगल बना रहा है अल्फा, तो इधर अल्फा, ये है mg, देखिए ये क्या है mg, तो ये वाला होगा mg cos अल्फा, और ये क्या होगा mg, जिधर कोण है उधर cos, इधर कोण है उधर क्या होगा sin, ये होगा mg cos अल्फा, ये क्या होगा mg sin अल्फा। इसको निकालने में कोई जरूरत नहीं है, अब समझ में आ गया। तो r बराबर होगा mg cos अल्फा, और f बराबर क्या होगा mg sin, तो मतलब mg sin अल्फा के बराबर घर्षण बल होगा, तब यहाँ पर रुका हुआ रहेगा, ये बढ़ गया तो ससर जाएगा, समझे दिक्कत। और दूसरी बात r बराबर mg cos अल्फा के बराबर, तब इस प्लेन पर है तो फिर r बढ़ गया तो ऊपर चल जाएगा, तो क्या होगा ऊपर चल जाएगा, तो दिक्कत। तो संतुलन अवस्था में क्या बोलेंगे, r बराबर mg cos अल्फा और f बराबर mg sin अल्फा, कोई दिक्कत। चलिए इतना पहले नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ फिगर से क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हुआ बताइए तो,
आर का होगा एम जी कॉस अल्फा, एम जी क्या हुआ कॉस अल्फा। एफ बराबर घर्षण बल बराबर क्या होगा एम जी साइन अल्फा, एम जी साइन क्या हुआ अल्फा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आर बराबर एम जी कॉस अल्फा और यह बराबर एम जी क्या हुआ साइन। अब यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब 2/1 निकालते हैं, मतलब 2 में भागा देते हैं 1 से, समझे? तो क्या होगा एफ बटे आर इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा एम जी साइन अल्फा और बटे एम जी कॉस अल्फा हो जाएगा। चलिए ठीक है, इम्प्लाई एफ बटे आर इधर हो गया और उधर हो गया क्या होगा टेन एम जी कट जाएगा ना, तो टेन अल्फा हो गया। क्या हो गया? और एफ बटे आर को हम क्या पढ़ते जानते हैं? सिंस पढ़ते हैं कि म्यू बराबर टेन अब थीटा और टेन थीटा बराबर एफ बटे आर, ऐसा पढ़े थे पहले से? यस सर। थीटा क्या है? नहीं थीटा क्या है? एंगल है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी घर्षण को। क्या है? घर्षण को। घर्षण को देखिए पढ़ाए थे, जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पर सुनिए, इस पर एक ऑब्जेक्ट ले लिए, इधर की ओर आप फोर्स लगा रहे हैं अप्लाइड फोर्स पी, इस पर जब अप्लाइड फोर्स पी लगाएंगे तो ऊपर की ओर लगेगा पहले नॉर्मल रिएक्शन आर, नीचे की ओर एम जी होगा, इधर की ओर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स या इधर की ओर क्या लगेगा फ्रिक्शन, क्योंकि आप इधर खींच रहे हैं, जब इधर खींचेगा तो घर्षण बल इधर की ओर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर होगा। अब दोनों का आर का और एफ का रिजल्टेंट फोर्स मान लेते हैं, ये हो गया कौन सा फोर्स? दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ये हो गया। तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा थीटा। इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन कोण, घर्षण कोण। क्या बोलेंगे? घर्षण कोण। कोई दिक्कत? और घर्षण कोण बराबर थीटा है, तो हम पढ़ाए थे कि टेन थीटा बराबर होता है एफ बटे आर। टेन थीटा बराबर ये वाला एफ हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा आर, क्योंकि ये एफ पैरेलल, तो ये एफ और ये आर, लंब बटे आधार, एफ बटे आर। कोई दिक्कत? तो एफ बटे आर को हम बोलते हैं टेन थीटा, और यहाँ पर एफ बटे आर बराबर टेन अल्फा है, तो बताइए क्या हो गया? इसलिए टेन अल्फा बराबर टेन थीटा हो जाएगा। टेन अल्फा बराबर भी एफ बटे आर, टेन थीटा बराबर भी एफ बटे आर, तो दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसलिए अल्फा बराबर क्या बोलेंगे थीटा बोलेंगे। यानी अल्फा क्या है? एंगल ऑफ रिपोज, यानी एंगल ऑफ स्लाइडिंग, और थीटा क्या है? फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ क्या है? फ्रिक्शन। समझे? अल्फा क्या है? एंगल ऑफ रिपोज, और थीटा क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ क्या है? फ्रिक्शन। कोई दिक्कत? चलिए नोट किया जाए, नोट कीजिए उसको।